Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself, Tosef Manuel. Students, today we are going to start our new unit 16, Economic Liberalization and Globalization. Student, as you know, in our previous lecture we have completed our unit number 17, the major economic challenges for India, poverty and unemployment. I hope that your periodic examinations are good. Many of the questions are same as we discussed in our lectures. Okay, so let us start this unit without wasting time. भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब सरकार ने जल्दी से आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए एक जो मार्ग अपनाया वो था प्लानिंग का, आयोजन का. The path that the government took for the speedy growth of the India, it is planning. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 years plan, one after the other. इस आयोजन के मार्ग के ऊपर गवर्नमेंट ने आगे बढ़ते हुए 5 साल की योजना आयोजन बनाया गया, जिसे पंचवर्षीय योजना ऐसा कहा जाता है. मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस. इस 5 वर्षों के लिए गवर्नमेंट ने जो थी वो इन 3 योजनाओं का अनाउंसमेंट किया. दिस प्लान्स वेर कंप्लीटेड, सच सक्सेस was not attained in achieving economic development in true sense. Hereby, government investigated the causes of failure and determined to give new form to different economic policies in order to rectify the error done in the past. यानी कि कई योजनाएं जो है, आयोजन जो है वो संपूर्ण तो हुए, लेकिन जितनी सफलता की एक हमें चाहत थी वो सफलता हमें नहीं मिली आर्थिक विकास के अंदर. इसलिए गवर्नमेंट ने ये तहकीकात करना शुरू की कि हम कहाँ पे निष्फल हुए और नए क्या क्या रिफॉर्म्स ज़रूरी है, क्या बदलाव ज़रूरी है हमारे आर्थिक आयोजन के अंदर. उस भूलों को स्वीकारा और फिर उसको रेक्टिफाई यानी कि सुधारा. इन दैट गार्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसको ध्यान में रखते हुए, हमारे कम आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए 1991 में औद्योगिक नीति जो लाई गई, उसके अंदर जो ये सुधार लाए गए कि जिससे हमारा आर्थिक विकास जो है वो काफ़ी मजबूत हो, उसे जाना गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से. सो दिस आर द 3 पिलर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स at the time of 1991. From the independence to the 1991, the government does not government is not successful in the speedy economic development. Therefore, they are introducing this such type of new industrial policy, which is known as LPG. इसको short form में LPG भी बोला जाता है. Why? Because L means liberalization, P means privatization and G means globalization. Okay? Let us try to understand first economic liberalization. What is the meaning of liberalization? यानी कि नियंत्रणों को दूर करना. सबसे पहली जो एक चीज़ हमें समझनी है कि लिबरल का मतलब होता है नियंत्रण से मुक्त. ओके? और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक. तो आर्थिक नियंत्रण जो है उससे हमें मुक्त होना है, लेकिन किस हिसाब से? सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो खानगी क्षेत्र थे, इन खानगी क्षेत्र के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, कंट्रोल थे, यानी कि नियंत्रण और कई ज़्यादा जो कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन जो थे सरकार के द्वारा लागू किए गए थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको घटाया गया. क्यों? क्योंकि हमें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था. दिस इज नन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इसे आर्थिक
लिबरलाइजेशन कहा गया। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द लिबरलाइजेशन विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड वर एज फॉलोस। सबसे बड़े सुधार जो किए गए, आर्थिक सुधार जिसे कहा गया इस लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, वो नीचे दिए गए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला सुधार है देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट। फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम कंपल्सरी टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। यहाँ पे कंपल्सन नहीं, कंपल्सरी आएगा। यानी कि जो 18 उद्योग थे, उद्योग के अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई भी अलग उद्योग शुरू करने हो किसी को भी, तो उसे सरकार के पास से एक मंजूरी लेनी आवश्यक थी, उसे दूर कर दिया गया। दूसरा रिफॉर्म ये किया गया, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, इसके अलावा हर एक सेक्टर को चाहे पेट्रोलियम हो, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो, हर एक विभाग को प्राइवेट सेक्टर यानी कि खानगी क्षेत्र को के लिए उसे मुक्त कर दिया गया। यानी कि खानगी क्षेत्र अब इन 3 सेक्टर के अलावा हर एक के अंदर अपना योगदान दे सकता है। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वर कैंसल्ड। यानी कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, उसको भी दूर कर दिया गया, इस प्रथा को भी दूर कर दिया गया। Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled। यानी कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार के पास से एक मंजूरी की जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता किन लोगों को थी, किन उद्योगों को थी कि जो उद्योग जो है ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक है, ऐसे उद्योगों को मंजूरी लेना आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा जो प्रदूषण नहीं फैलाती थी, पर्यावरण को नुकसानदेह नहीं थी, ऐसी इंडस्ट्रियों को गवर्नमेंट की मंजूरी लेने से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, सो दिस आर द रिफॉर्म्स दैट आर enlisted under the economic liberalization. Now, how it will benefit to our country, let us try to understand advantages of the liberalization. As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which lead to increase in production. यानी कि खानगी क्षेत्र को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसकी वजह से वो लोग जो है अपने उत्पादन में बिना कोई रोके टोके विकास कर सके, अपना उत्पादन बढ़ा सके। ये पहला उसका लाभ था। दूसरा, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पिटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। यानी कि भारत को विश्व व्यापार के लिए खुला छोड़ दिया गया। यानी कि विश्व के अलग अलग कंट्रीज़ में से, देश में से जो कोई कंपनियां हैं यहाँ पे आ सकती है, अपना व्यापार कर सकती है। यहाँ के लोग दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन या तो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ये हुआ कि विश्व व्यापार जो है भारत का वो काफ़ी बढ़ गया और उसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे भारत के अंदर आने लगा। थर्ड, because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange, as I already told you. Okay. Fourth, internal infrastructure facilities increased due to liberalization. यानी कि भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी हमारे देश की, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। Now, each and every policy or any concept has advantages and disadvantages both. So let us try to understand the disadvantages of liberalization. What are the disadvantages of liberalization? Restriction को घटाने के बावजूद भी जो मोनोपोली है उसे दूर नहीं किया जा सका। यानी कि कोई एक क्षेत्र में, जैसे कि पेट्रोलियम सेक्टर है तो उसके अंदर रिलायंस का सिक्का चलता है, उसके अलावा और कोई कंपनी बड़ी नहीं है और सरकार को भी उसके पास से ईंधन लेना पड़ता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज मोनोपोली, जो कभी दूर नहीं हो सकी।
दूसरा है as focus has only been paid on industrial sector and we are a agrarian country. हम कृषि प्रधान देश है। भारत जो है उसके अंदर कृषि का विकास होगा तो भारत देश का आर्थिक विकास बड़ी जल्दी होगा, ये हम सबको मालूम है। लेकिन इस योजनाओं के अंदर कृषि के ऊपर नहीं लेकिन उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया, उसकी वजह से कृषि क्षेत्र जो था वो विकसित नहीं हुआ। थर्ड, देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। जो लोगों की आवक थी, इनकम थी, उसके अंदर डिस्पैरिटी यानी कि असमानताएं हुई, क्योंकि जो लोग उद्योग जगत के साथ जुड़े हुए थे उनके इनकम के रिसोर्सेज बढ़ने लगे, उनकी इनकम बढ़ी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अप लेवल पे आया। लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रीज वाले थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एसोसिएटेड लोग थे, उनकी इनकम में कोई दिखाव के तौर पे बढ़ावा नहीं हुआ। सो देयर हैज बीन अ increase in disparity of income. Fourth is, because of increase in imports and decrease in exports, foreign debt has increased. अब लिबरलाइजेशन की वजह से जो है हमने बाहर से कंपनियों को यहाँ पे निवेश के लिए बुलाया, बाहर से कंपनियाँ आई, बाहर से हम माल सामान मंगवाने लगे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक इफ़ेक्ट ये आई कि इंपोर्ट यानी कि बाहरी देशों से सामान यहाँ पे लाने की तादाद बढ़ी, लेकिन हमारे देश में उत्पन्न हुए सामान को बाहर बेचने की तो हमारी कोई कैपेसिटी नहीं थी। तो इसलिए हम मंगवाते गए, अंदर से जो बाहर जाने वाली चीज़ें थी वो तो ऐसे की तैसी ही रही, मतलब जितना एक्सपोर्ट था उतना ही रहा। उसकी वजह से जो विदेशी डेप्ट है, हमारा फॉरेन डेप्ट, वो काफ़ी बढ़ गया। So these are the disadvantages of liberalization. Okay. Now let us try to understand what is the meaning of privatization. खानगीकरण जिसे कहते हैं। Privatization का मतलब क्या होता है? The process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. Privatization एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर औद्योगिक एकम जो होते हैं यानी कि जो भी इंडस्ट्रियाँ होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, उसकी मालिकी और उनका संचालन जो कि राज्य सरकार के अंदर में आता था, उसे राज्य सरकार ने अपने हाथों से खानगी क्षेत्र को जो है वो सौंप दिया। यानी कि मालिक राज्य सरकार होगी लेकिन उसका संचालन जो है वो कोई एक खानगी कंपनी है अपने तरीके से करेगी। ओके। Now, by which method the privatization is implemented or which are the process through which we can make a privatization? दो मेथड है प्राइवेटाइजेशन की। पहली, firstly, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector. यानी कि जो एरिया पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, जैसे कि पेट्रोलियम था, रेलवे था, उनको खानगी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया। मतलब रेलवे के अंदर किसी को निवेश करना है तो वो खानगी कंपनियां निवेश के लिए आ सकती है, अगर किसी को पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर निवेश के लिए आना है तो वो आ सकती है। पहले ये कंपनियां सिर्फ सरकार, राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार के पास ही थी, इसका कंट्रोल उसके पास ही था। ओके। दूसरा, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ऑन कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल and gives the charge of management to the private companies, or state keeps management in its own hand and gives ownership to the private company. यानी कि राज्य जो है या तो कंपनी की मालिकी अपने पास रखे और उसका संचालन किसी दूसरी कंपनी को दे दे, ये पहली मेथड हुई। दूसरी मेथड, राज्य सरकार जो है वो मालिकी कंपनियों को दे दे और संचालन राज्य सरकार खुद करे। सो इन दिस वे the privatization is implemented inside the state or in the nation takes place. Now let us talk about the advantages of privatization. इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलने के कारण जो उत्पादन है उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई। देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन यूनिट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा, production has been increased in capital intensive and consumable commodities due to privatization. जो ज़रूरत की चीज़ वस्तुएं हैं उसके अंदर जो उत्पादन है वो बढ़ा खानगीकरण से। तीसरा,
Working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector enterprise. खानगी कंपनियों के आने के कारण जो पब्लिक सेक्टर था उसका काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि जो राज्य सरकार के हस्तक कंपनियां हैं वो संचालन पूरा का पूरा अपनी घिसी-पिटी मेथड से चलाते हैं, जबकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न मैनेजमेंट फिलोसॉफीज़ के आते हैं, फिलोसॉफीज़ के साथ आती है और उत्पादन बढ़ाती है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। खानगीकरण का गैर लाभ क्या है? Economic power has centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. यानी कि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो इनकम एक सेंट्रलाइज हो जाने की प्रक्रिया है उसमें बढ़ावा हुआ, यानी कि पैसा जो है वो कुछ लोगों के पास ही केंद्रित होने लगा, इसलिए मोनोपोली का जो एक राक्षस है वो बड़ा होता गया। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। यानी कि जो कृषि के आधारित कंपनियां थी उसका कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे कि बेयरिंग इंडस्ट्रीज़ है, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ। इससे जो कृषि क्षेत्र है उसको काफ़ी विकास नहीं मिला। प्राइसेस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। यानी कि चीज़ों के भाव के अंदर, चीज़ों के दाम के अंदर काफ़ी बढ़ावा होने लगा, क्योंकि खानगी यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं वो मैनेजमेंट अपने तरीके से चलाते हैं और जो प्राइस है, चीज़ों के दाम है, वो अपने तरीके से डिसाइड करते हैं। इसकी वजह से ये कंपनियों ने दाम अपने तरीके से बढ़ाए और उसी तरीके से दामों को बढ़ाते गए, तो उसकी वजह से दाम बढ़ने की एक प्रॉब्लम जो है जिसे प्राइस राइज कहा जाता है उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। I hope students that you understand very well these two concepts, economic liberalization and privatization. So that's it. We will limited our content up to this point. In next lecture we will discuss about globalization. Thank you.